कंट्रोवर्सीज भी आपको घेरी रखती हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। अभी लेटेस्ट आपकी वीडियो भी वायरल हुई जहां पे आप इवेंट में गए और उस वीडियो को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली ट्रोल किया गया है। सोशल मीडिया का आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि कुछ ऐसे कमेंट्स या कुछ ऐसी चीजें सामने रखना कि वो नोटिसेबल हो। सुकेश ने भी आपको ब्राइब करने की कोशिश करी थी, क्या ये सच है? जब मैंने सुकेश की सेल पे रेड की तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं वो बौखला गया। वो एक एलिगेशन फ्रेम करना कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही। कोलकाता केस एक दलित माइनर रेप तक 12 साल हो गए निर्भया केस को भी, और आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में डर नहीं है। अगर हम सिर्फ ये सोचे कि हाँ जो करेगा पुलिस अथॉरिटी करेगी, तो ऐसा नहीं है। सोसाइटी में अगर आप कहीं भी देखते हैं कुछ गलत होते हुए, तो मुझे लगता है कि एक कॉमन मैन को एक जिम्मेदारी के साथ उसका विरोध करना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि आप अपनी यूनिफॉर्म में भी हर जगह चले जाते हैं, क्या ये आपको अलाउड होता है ये सब करना? आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आप किस काम के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले आपको भरोसा दिलाना होता है, यकीन कराना होता है ऑफिसर्स का कि आप जो भी काम करते हैं वो सही करते हैं। ऐसी कोई 3 चीजें जो हर महिला को पता होनी चाहिए अगर वो किसी मुसीबत में फंस गई हैं या किसी मुसीबत का सामना कर रही हैं, तो उनको क्या ऐसी 3 चीजें जो पता होनी? नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफ़ी एंड फिल्टर। आज हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल होने वाले हैं, हमेशा ही होते हैं बट आज कुछ नज़रिया अलग होने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो ये फेमस हैं ही हैं, लेकिन अपने काम से भी बहुत फेमस हैं। कुछ ऐसी रियलिटीज़ हैं, चाहे वो जेल के बारे में हो, चाहे वो कुछ केसेस के बारे में हो, आज हम उनसे वो सब डिस्कस करने वाले हैं। यूथ आइकन और काफ़ी अवार्ड्स तक मिले हुए हैं इनको। जेलर के नाम से जाने जाते हैं, पहले तिहाड़ जेल में थे, अब मंडोली जेल में हैं। सो आज हम वेलकम करते हैं दीपक शर्मा जी का हमारे शो पे आने के लिए, कॉफ़ी एंड फिल्टर। थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू शुक्रिया, थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं दीपक जी कंट्रोवर्सी से ही। फेमस तो आप हमेशा से रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज भी आपको घेरी रखती हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। अभी लेटेस्ट आपकी वीडियो भी वायरल हुई जहां पे आप इवेंट में गए और उस वीडियो को बहुत ज़्यादा नेगेटिवली फैलाया गया, उसको ट्रोल किया गया है। देखिए, बात जहां तक कंट्रोवर्सीज की है तो मेरा ऐसा मानना है कि जब इंसान किसी कैपेबल इंसान को देखता है और सफलता की उस सीढ़ी तक पहुंच नहीं पाता, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में बोलना शुरू कर देता है। और ये सोशल मीडिया का आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि कुछ ऐसे कमेंट्स या कुछ ऐसी चीजें सामने रखना कि वो नोटिसेबल हो। और ये कहीं ना कहीं शॉर्टकट लगता है लोगों को कि हम ऐसा कुछ करेंगे, किसी को ट्रोल करेंगे तो वो शायद एक नोटिस में आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ये शॉर्टकट है बट आपको नुकसान हुआ उसका? देखिए, नुकसान तो है कहीं ना कहीं एक छवि पर इस तरह से क्वेश्चंस करना। और कोई भी जो किताब है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं किया जाता। और बात अगर हम वीडियो की करें तो उसमें बहुत सी चीजें हैं कि इन्वेस्टिगेशन की अकॉर्डिंगली हम देखें तो वीडियो कहाँ से आया, कैसे बना, वो डिवाइस क्या था जिसमें वो रिकॉर्ड हुआ। तो ऐसी बहुत सी चीजें एजेंसीज ने उस पे काम किया और कर भी रही है, और जो चीजें हैं वो सामने हैं। तो हम आशा करते हैं जो आपका ये केस है जल्द ही सॉल्व हो, एंड आई एम श्योर जो आपकी एक इमेज है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ और बहुत लोग आपको पसंद भी करते हैं। दीपक जी, बात करें अगर हम, तो निर्भया केस से अनामिका तक, कोलकाता केस एक दलित माइनर रेप तक हुआ है। 12 साल हो गए निर्भया केस को भी, और आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में डर नहीं है, इतना सिस्टम खराब है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उस सब में? देखिए, इसमें अगर हम, जहां तक मेरा अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, पर्सनल ओपिनियन है, अगर हम सिर्फ ये सोचे कि हाँ जो करेगा वो पुलिस अथॉरिटी करेगी, तो ऐसा नहीं है। सोसाइटी में अगर आप कहीं भी देखते हैं कुछ गलत होते हुए, तो मुझे लगता है कि एक कॉमन मैन को एक जिम्मेदारी के साथ उसका विरोध करना चाहिए। अभी पीछे दिल्ली का एक इंसिडेंट हमने देखा, उसका फुटेज भी वायरल हुआ। उसमें एक लड़का एक लड़की को स्टैप कर रहा है सरेआम, उसके सर पे पत्थर मार रहा है। पब्लिक जो है वो निकल रही है सामने से, लेकिन कोई भी इनिशिएटिव नहीं ले रहा। तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं शर्मनाक है, और ऐसी चीजों की जिम्मेदारी लेना चाहिए। और जब तक हम खुद अपनी तरफ से ओरिएंटेड नहीं रहेंगे, ऐसी चीजों को बॉयकॉट नहीं करेंगे या उसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि पुलिस है, ये पॉसिबल नहीं है
कि 1 to 1 हर किसी की सेफ्टी वो कर सके। गवर्नमेंट है अपनी तरफ से बहुत अवेयरनेस चलाती है। हमारा जो मोबाइल फोन है उसमें भी बहुत से फीचर्स हैं। गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है 112, तो जितना पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से है वो कर रही है, पर कहीं ना कहीं जो कॉमन मैन है उसको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बट लेकिन हम हमेशा सुना गया है कि इस देश में हर मिनट ऐसा केस होता है जिसमें एक लड़की को मोलेस्ट किया जाता है। रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इतने साल बाद भी कोलकाता में जिस तरीके से हुआ ये शर्मनाक है सबके लिए। प्रशासन इन्वॉल्व है, कई चीजें ऐसी इन्वॉल्व हैं जो शायद लोगों को पता भी नहीं। देखिए अभी जो मुझे लगता है कि जो सोशल मीडिया है या जो न्यूज एजेंसीज हैं वो इतने ज्यादा नंबर ऑफ हो चुकी हैं और वो पूरी तरह से लिबरल भी हैं, तो सब अपनी राय देते हैं और कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स है वो उनको देखकर अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ऐसा हुआ होगा। पर पर्सनली मुझे नहीं लगता ऐसा कि जो पुलिस ने कोई इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया हो, और मुझे लगता है कि ऐसी सिचुएशन में, कंडीशन में जो आम आदमी है वो थोड़ा सपोर्टिव है चीजों को लेकर, क्योंकि जो ये केस है ये पूरी तरह से नेशनल क्या वर्ल्ड वाइड फेमस निर्भया के बाद अब ऐसा केस आया, क्योंकि ऐसे होता बहुत है लेकिन जो बाहर जिस तरीके से जनता के पास जो पहुंचते हैं वो कुछ ही स्टोरीज होती है। रेप केस तो हर दूसरे दिन, हर मिनट होता है, क्या जाता है इस। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर किसी तरह का लैक करेगा ऐसे केसेस में, क्योंकि जो इस तरह की केसेस हैं अगेंस्ट वुमेन, और ये केस भी अपने आप में बहुत ब्रूटल है। एविडेंस ही मिटा दिए। ये तो जो पुलिस की जो चार्जशीट है, ये चार्जशीट में क्लियर होगा। हमारी जो रिस्पेक्टेड जुडिशरी है, जब ये ट्रायल चलेगा उसमें ये चीजें क्लियर होंगी। अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे देखकर कुछ भी, क्योंकि अब हर कोई तीसरा व्यक्ति कोई यूट्यूब बना रहा है, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, वो सब अपने ओपिनियन डाल रहे हैं सिर्फ इसलिए, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया कि एक कुछ अलग सा यूनिक सा कोई कमेंट डाल देंगे, यूनिक सा कोई वीडियो डाल देंगे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। तो ये जज साहब ने भी अभी फटकार रही कि भाई सोशल मीडिया की यहाँ पे आप हमारे को मत बताओ कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। एग्जैक्टली मैं उसी चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो कोई भी ओपिनियन जब तक, क्योंकि जो फैक्चुअल है फैक्चुअल अलग है, और आप सोशल मीडिया पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। जिन लोगों ने ये किया उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हैंग टिल डेथ बोला जाता है, बट उससे वो दर्द उनको थोड़ी ना मिलेगा, लोगों में डर ही नहीं बैठेगा। देखिए अप टू एक्सटेंट हैंग टिल डेथ के अलावा आप क्या करेंगे, आप बताइए। जब जो भी इसके अंदर एक्यूज्ड है, जब अगर उससे उसको हैंग कर दिया जाता है, उससे मैक्सिमम पनिशमेंट तो कुछ है ही नहीं। हाँ, इसमें देखना ये जरूरी है कि जो ट्रायल है वो ट्रायल स्पीडी रहे, फेयर रहे, उसमें इतना लंबा समय ना लगे। पर जो हमारा जो कानून है उसमें स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि कोई भी अगर हम बात करें कानून की, पहले सजा होती है सेशन कोर्ट से, सेशन की अपील हाई कोर्ट जाती है, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट जाती है, फिर मर्सी पिटीशन जाती है। लेकिन जिन लोगों का पता है कि ऑलरेडी उन लोगों ने ये शर्मनाक हरकत करी है, तो क्यों ये इतने सारे ट्रायल्स हो रहे हैं, क्यों उनको सीधा नहीं हैंग टिल डेथ कर दिया गया? ये हमारे संविधान में है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो चाहे किसी भी टाइप का केस है, छोटा केस है, बड़ा केस है, उसमें जो एक्यूज्ड है उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपना बचाव या अपना पक्ष जिस तरह से वो रखना चाहता है वो रखे। और इस केस के अंदर हाँ इतना जरूर है कि जो उनकी कोर्ट डेट्स हैं, जो पिटीशन फाइलिंग डेट्स हैं, उनमें उनको थोड़ा स्पीड अप किया जाए, तो शायद ये जो पीरियड रहेगा इस ट्रायल का वो थोड़ा कंसाइज हो जाए और रिजल्ट सामने। आप जेलर रहे हैं तिहाड़ जेल में, और बहुत सारे केसेस उस समय भी बाहर आए कि सेलिब्रिटीज़ वहाँ रहते हैं और उन लोगों को हमेशा मदद की जाती है। क्या वो आपका एक्सपीरियंस रहा थ्रू आउट जब आप वहाँ पे थे? देखिए जो तिहाड़ प्रीमाइसेस है वो एशियाज बिगेस्ट जेल है, और ऐसा फिर मैं उसी बात पर आऊंगा कि बाहर इस तरह की चीजें सुनने को मिलती हैं कि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है, किसी तरह की ये चीजें, तो ये पूरी तरह बेबुनियाद है। जो तिहाड़ जेल है वो पूरी तरह कैमरा सर्वेलांस पे काम करता है, और जो भी ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिनको देखकर लगता है कि हाँ कल को कोई सिक्योरिटी थ्रेट उनको हो सकता है या उनके माध्यम से किसी और को हो सकता है, तो एक्स्ट्रा विजिल रहा जाता है इस तरह के केसेस में। वीआईपी कल्चर जैसा भी कोई कुछ नहीं है तिहाड़ के अंदर, और मुझे नहीं लगता। बाकी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सभी को है। सुकेश ने भी आपको ब्राइब करने की कोशिश करी थी, क्या ये सच है? देखिए जो ब्राइब लेना
अब थे ना दोनों अपराध हैं। सुकेश ने, जब मैंने सुकेश की सेल पे रेड की थी तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं वो बौखला गया। तो एक एलिगेशन फ्रेम करना कि ऐसे नहीं तो ऐसे सही, तो उसने एलिगेशन फ्रेम किए, तो मैंने वेलकम किया उन एलिगेशंस का कि भाई अगर ऐसा कुछ है तो इसकी पूरी जांच हो, चीजें सामने आए। तो जब उसे लगा कि इन चीजों से कोई इफेक्ट नहीं है तो फिर वो खुद ही शांत हो गया। टोटल 14,000 कैदी तिहाड़ जेल में, तो कैसे करते हैं आप ये सब मैनेज? देखिए, जो 14,000 मेरे पास नहीं है। जो तिहाड़ जेल है उसमें सेक्शंस बने हुए हैं, 1 नंबर जेल, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरह से सब कोर्ट वाइज हैं। तो 2,000 कैदियों पर, 2,500 कैदियों पर, 1,000 कैदियों पर एक 2 से 3, 4, 5 ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं और वो छोटे सेक्शन के अकॉर्डिंगली हम उनको मैनेज करते हैं। अभी सर देखा जा रहा है कि किस तरीके से जेल से इंफॉर्मेशन तक बाहर आ जाती है और कॉल्स के थ्रू और इंटरव्यूज तक दिए जा रहे हैं। तिल्लू ताजपुरा का जो मर्डर हुआ वो जेल के अंदर हो गया। देखिए, वो जो राइवलरी है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल है और इस राइवलरी में जो 2 गैंग्स हैं इनके बाहर बहुत मर्डर्स भी हुए हैं आपस में। तो उसी का जो रिजल्ट, क्योंकि अभी कुछ समय पहले रोहिणी कोर्ट के अंदर जो इनका राइवल है जितेंद्र गोगी, हाँ, उसका रोहिणी कोर्ट में मर्डर हुआ। हाँ, उसका भी रोहिणी कोर्ट में मर्डर हो गया। उसके रिवर्ट में वो जो दूसरा गैंग है वो भी ताक में था कहीं ना कहीं कि उन्हें मौका मिले और वो जो अपना विरोधी है उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सके। तो वो चीजें रही और ये गैंग के अंदर रहता है अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, ये आपको एक्सटेंड किसी भी लेवल तक जाओ। मतलब देखा गया है कि अंदर ही मतलब चाकू, छुरी, गन सब है उनके पास और अंदर की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो बाहर आई जा रही है। नहीं, देखिए, जो तिहाड़ जेल है वो पूरी तरह जैमर है तिहाड़ जेल में, और फोन जैसी चीजें तिहाड़ के अंदर बिल्कुल नहीं है। और बात जो चाकू छुरे की है, तो जो जांच के अंदर आया तो वो इम्प्रोवाइज्ड थे पूरी तरह। तो कोई ऐसा नहीं था कि जो मार्केट से खरीदे हुए वेपन्स हो जिससे स्टैबिंग की। बिश्नोई ने भी अंदर बैठ के सलमान खान को धमकी दी। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिनकी वजह से जो सारा ये इंटरव्यूज और ये सब है लाइनअप हो जाते हैं? ये बिश्नोई का कि जो भी इंसिडेंट आप बता रहे हैं ये दिल्ली तिहाड़ जेल के नहीं है, ये शायद पंजाब या दूसरी स्टेट्स के हैं। तो उस बारे में वही बता पाएंगे किस तरह से उसने क्या मैनेज किया क्या नहीं। अब आप तिहाड़ जेल से मंडोली जेल में आ गए हैं, तो क्या डिफरेंस है, आपका ट्रांसफर क्यों हुआ वहाँ पर? देखिए, जो ट्रांसफर है ये पार्ट ऑफ जॉब में टाइम टू टाइम जहाँ जरूरत रहती है वहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं। और जो तिहाड़ जेल है उसको डिकंजेस्ट करने के लिए ओवर क्राउडिंग को, पॉपुलेशन को, मंडोली जेल स्टार्ट की गई थी 2017 में। तो जो इनमेट्स तिहाड़ से ही इधर शिफ्ट किए गए हैं और जो कड़कड़ुमा या नियर बाय रहने वाले लोग हैं वो भी फिलहाल मंडोली जेल में। सर मैंने ये भी देखा है कुछ ऐसे प्रिजनर्स होते हैं अगर वो अच्छा काम करें जेल में या कुछ ऐसा तो उनकी सज़ा माफ़ भी हो जाती है, तो वो क्या प्रोसेस रहता है उन लोगों का? कन्विक्शन होने के बाद जो अगर उनका जेल का कंडक्ट अच्छा है तो 26 जनवरी पे और 15 अगस्त पे स्पेशल परमिशन गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। तो उसमें कुछ 1 महीने का पीरियड, या वो डिपेंड करता है कितनी पीरियड की अनाउंसमेंट है, तो वो उन कैदियों को दिया जाता है जो जिनका आचरण जेल में अच्छा है और जिनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो सोसाइटी में जाके दोबारा से स्ट्रीमलाइन हो पाएंगे, खुद को रिहेबिलिटेट करेंगे, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इस तरह के जो कैदी हैं उनको कुछ रिमिशन दी जाती है। ऐसा कौन सा मौका था जिसमें आपको बड़े बड़े केसेस में इन्वॉल्व किया गया? ऐसी कौन सी सिचुएशन आई थी कि जो आपको लगता है जो आपका करियर का बेस्ट टाइम था? देखिए, जो ये निर्भया केस है 2020 का केस है। उस टाइम पर मैं अपने नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेने के बाद अपने डीजी साहब से आशीर्वाद लेने गया। वो उस टाइम ये मुद्दा, क्योंकि जो डेट्स हैं वो दिसंबर से एक्सटेंड हो रही थी बार बार कि 15 दिन बाद फांसी देंगे, इस तरह से ऊपर से जो भी आदेश आ रहे थे। तो उस समय पर जो हमारे डीजी साहब थे उनको एक कहते हैं कि आपको जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो आपके बॉडी से, आपके लुक से आता है। तो उन्हें मेरे को देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनको नुकसान पहुंचाए, इन चारों एक्यूज को, या ये किसी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आए, तो एक ऐसा ऑफिसर वहां रहना चाहिए जो चीजों को ओवर पावर कर ले। और ट्रैक रिकॉर्ड मेरा अच्छा रहा है शुरू से, बहुत से इंसिडेंट ऐसे हैं जो मीडिया के अंदर भी नहीं है। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये जिम्मेदारी मुझे दी गई।
हमेशा आप लोगों के बीच में रहे हैं और मैंने देखा है कि किस तरीके से आप गरीब लोगों की भी हेल्प करते हैं और आप अपना एक हैशटैग भी चला रहे हैं, काम करो नाम करो। अभी मैंने रिसेंट वीडियोस में देखा कि आप सुरेश की हेल्प कर रहे हैं और बहुत लोगों तक पहुंचने की जरूरत कर रही है क्योंकि कुछ जो उसके इलाज का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और सेलिब्रिटीज तक को भी आप अप्रोच कर रहे हो। जी देखिए, जो सहरिश का केस है वो सहरिश एक 7 महीने की बच्ची है जिसको एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है, तकरीबन 16 करोड़ के आसपास का। और ऐसा नहीं है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन मैंने कोई फैमिली मेरे पास आई और हमने उठाकर उसको हेल्प करना शुरू कर दिया। हमने उनके सारे मेडिकल पेपर्स की स्क्रूटनी की, जो उस तरह के एंटीसीडेंट्स हैं। अभी 2-3 बच्चे थे गुड़गांव से, एक बच्चा था, उन लोगों को भी सेम बीमारी थी। फिर हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो वो सारी चीजें जब हम सेटिस्फाई हो गए। क्या बीमारी है, कौन सी? ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1 है। इसके अंदर जो हमारा स्पाइन होता है, स्पाइन में एक तरह से पानी भर जाता है और जो हमारी ग्रोथ है ग्रोथ रुक जाती है। जो आपकी मसल्स है, बोन्स हैं, लंग्स हैं, ये स्क्वीज भी कर जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। आप खड़े नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते। तो जो भी मसल्स हैं हमारी, बिल्कुल पूरी तरह एक रबड़ की तरह हम कह सकते हैं। इसका जो इलाज है वो इंडिया में है या इसको बाहर ले जाके इसको ठीक किया जाएगा? इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ, एम्स है, ये वो, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करती इस तरीके के केसेस को? गवर्नमेंट की तरफ से अभी सिर्फ इतना है कि जो इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी या जो टैक्सेस हैं वो कहीं ना कहीं वेव ऑफ होने की उम्मीद है, अगर उनको केस सीम्स टू बी जेन्युइन लगता है। बट जो इंजेक्शन की कॉस्ट है वो जो पेरेंट्स हैं उनको बियर करनी है। बाहर से ही लाना पड़ेगा, इंडिया में तो इसका इलाज ही नहीं है मतलब? ये इंडिया का नहीं है, इसका जो इंजेक्शन है ये यूएसए से इम्पोर्ट होगा और इसको लगने के बाद 80 to 90% चांसेस हैं कि जो वो सहरिश है गुड़िया, वो इस बीमारी से न मरे। चलिए हम आशा करते हैं कि वो जल्द उसके लिए जो आपने मुहिम चलाई है उसकी पूरी और वो जल्द ठीक भी हो सकता है। तकरीबन हम अभी 95 लाख के अराउंड अभी हम फंड्स रेज भी कर चुके हैं। आई जस्ट रिक्वेस्ट माई व्यूअर्स कि सुरेश की हेल्प करने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़े, कंट्रीब्यूट करें। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। और नीचे दिए गए नंबर पे और जो स्कैन कोड दिया हुआ है, यूपीआई आईडी दिया हुआ है, आप उस पर यूपीआई भी कर सकते हैं अपना अमाउंट, और हम अपना इसका लिंक शेयर कर रहे हैं, तो डू कंट्रीब्यूट एवरीवन। एक्चुअली आप ये देखिए ना कि अगर 10 लाख लोग भी 160 रुपए अगर डोनेट करते हैं तो 16 करोड़ इकट्ठा करना बहुत छोटी बात है। और ये एक बाइनरी सिस्टम होता है कि जब कोई चीज वायरल होती है लोगों को लगता है, कनेक्ट होती है। मेरे पास इवन और लोग अपनी डोनेशन करने का स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी और ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट करती है आज भी। मैंने कई बार देखा है कि आप अपनी यूनिफॉर्म में भी हर जगह चले जाते हैं, और क्या ये आपको अलाउड होता है ये सब करना कि आप यूनिफॉर्म में एक पब्लिक प्रोग्राम्स में या इवेंट्स में जिस तरीके से आप दिख रहे हैं सोशल मीडिया पे? सर मतलब मैं तो आपको अब इन्फ्लुएंसर ही बुलाऊंगी क्योंकि आप इतने बड़े यूथ आइकन बन चुके हैं कि लोग आपको बहुत पसंद भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं। तो किस तरीके से आपको ये परमिशन लेनी पड़ी थी? देखिए, सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आप किस काम के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको भरोसा दिलाना होता है, यकीन कराना होता है ऑफिसर्स को कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो मैं पहला ऐसा जेल ऑफिसर रहा जो नेशनल गेम्स में 5 साल तक रेगुलर चैंपियन रहा। मेरे से पहले आज तक तिहाड़ के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी अधिकारी ने नेशनल गेम्स में डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट किया हो। इवन जब मैं पहली बार इन्वॉल्व हुआ और मैं गया तो लोग जानते भी नहीं थे कि हाँ तिहाड़ से कोई एम्प्लॉई आएगा। और मेरे सिलेक्शन के बाद जिन लोगों का नाम कटा, एक जेलसी भी पैदा होती है। वो तो जेलस तो मेरे को लगता है एवरी सेकंड पर्सन आपसे जेलस फील कर रहा होगा। तो वो जेलसी भी हुई, फिर लोगों को ये था कि ये स्टेज पे कुछ नहीं करेगा। तो फिर जो पहली बार था मेरा, पहले अटेम्प्ट में मेरा सिल्वर मेडल था, तो उन्हें अच्छा लगा। हमारी जो टीम थी, टीम परफॉर्मेंस सेकंड रही, उसके बाद सेकंड गया, फिर मैं गोल्ड लेकर आया। तो फिर तो ऐसा हो गया कि लोगों को ये पता था अगर दीपक शर्मा मैदान में आ रहा है तो वही मेडल लेके निकलेगा। तो गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं आप? जी। फिर उसके बाद ये निर्भया केस रहा, इसकी जिम्मेदारी को अच्छे से पूरा किया। फिर बॉलीवुड से ऑफर आया अक्षय कुमार और दिल जामवाल के साथ काम करने का। वो कौन सी ईयर में हुआ था जब बॉलीवुड से आपको ऑफर आया? ये 2021 में मैंने शो किया था, इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर, जो बियर ग्रिल्स हैं जो करते हैं डिस्कवरी चैनल के लिए।
उनके साथ मैंने शो किया, इसमें मैं सेमीफाइनलिस्ट रहा। और डिस्कवरी चैनल पे तिहाड़ जेल को रिप्रेजेंट करना, बहुत बड़ी। इंडिया, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, 4 रीजन्स के अंदर, तो अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। तो ये सब चीजें देखने के बाद फिर मैंने अपने जो हमारे रिस्पेक्टेड डीजी थे, मैंने उनको अप्रोच किया। फिटनेस से वो इम्प्रेस थे, तो मैंने जो अपनी स्टार्टिंग की थी वो एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर मैंने अपनी अर्जी दाखिल की कि सर जो यूथ है वो मेरे को पसंद करता है, कहीं ना कहीं मैं चीजें पॉजिटिव लेकर आऊंगा। परमिशन मिली थी मतलब आपको? वहां से परमिशन ग्रांट हुई। फिर पॉजिटिव एक्सपोजर को लेके कुछ मैंने दूसरी फिल्म्स वगैरह भी की। अच्छा, अभी भी आपकी कोई मूवी या कोई गाना आने वाला है? अभी गाना मेरा पोस्ट प्रोडक्शन पे है, वो आने वाला है। इससे पहले 4-5 सॉन्ग आ चुके हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट किए वो कहीं ना कहीं ऐसे किए कि मेरे ऊपर या मेरे डिपार्टमेंट के ऊपर हमारी प्रेस्टीज को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। कोई भी व्यक्ति अगर देखता है तो उसको ट्रोल ना करे। तो यही डिफरेंस है। शॉर्टकट अपनाने के रास्ते मेरे पास भी थे, बहुत से इन्फ्लुएंसर शॉर्टकट अपना भी रहे हैं, जो बैटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, वो ये सब, ये सारी चीजें, महादेव को और पता नहीं क्या क्या, जो कहीं ना कहीं एडवाइजरी भी गवर्नमेंट से आ चुकी है, गैम्बलिंग एक्ट भी है। इस तरह के प्रमोशंस में कभी नहीं करता। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मेरा जो कंटेंट है, अगर फैमिली में बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक उससे इंस्पिरेशन ले कि स्पार्क उनके अंदर आए कि ऑफिसर रहना है तो ऐसा रहना है, यूनिफॉर्म पहननी है तो ऐसे पहननी है। तो मेरा हमेशा क्राइटेरिया इसी के अराउंड रहता है। तो मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि लोगों को कोई ऑब्जेक्शन होगा या चीजें होंगी। हाँ, लेकिन जैसा अभी हमने सबसे शुरू में बात की कि सफलता से लोग जलते हैं, जलते तो बहुत लोग हैं आपसे। कहा तो वो चीजें फेस करने को मिलती है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। फिटनेस की बात करें तो मतलब इसका एक डार्क साइड भी देखा गया है, किस तरीके से लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। और अभी हमने ये तक कुछ स्टडीज़ आई हैं कि इस तरीके के सप्लीमेंट्स लेने से जो हार्ट अटैक है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्यों आप इन सबको प्रमोट करते हैं? और आपका तो खुद का ब्रांड भी है। देखिए, हर चीज की परमिसिबल डोज होती है, और सप्लीमेंट्स की अगर बात करें हम, तो सप्लीमेंट्स को भी अगर एक लिमिटेड तरीके से हम लें तो वो अच्छा है। अगर उससे ज्यादा हम जाते हैं तो वो खराब है। आप अगर ये सोचने लगे कि मील रिप्लेसमेंट करके आप सप्लीमेंट पर ही आप जिंदा रहना, तो वो चीजें ठीक नहीं है। जितनी जरूरत है, और जो सप्लीमेंट है सिर्फ ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग में यूज होता है। जितने भी आउटडोर गेम्स हैं टोटल, चाहे वो बैडमिंटन है, हॉकी है, फुटबॉल है, सभी एथलीट सप्लीमेंट यूज करते हैं। ए टू जेड हर कोई एथलीट करता है, हर कोई गेम के अंदर यूज होता है। तो ये किस तरीके से लेना चाहिए इन सप्लीमेंट्स को? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से लेना चाहिए, या जो जिम इंस्ट्रक्टर है वो आपको कहता है कि आप ये वाले सप्लीमेंट्स ले सकते हो? कौन से ऐसे टेस्ट हैं उस दौरान उनको करवाने चाहिए जिससे वो सप्लीमेंट्स ले सकें? नहीं, देखिए, आप अपने बॉडी वाइटल्स आप चेक करें, अपना LFT, KFT, लिपिड, और कहीं ना कहीं अच्छा एक न्यूट्रिशनिस्ट अगर आप देख सकते हैं तो उसके ऑब्जर्वेशन में आप करें कि आपका कोई कोच, अगर कोई सीनियर अच्छा कोच है जिसको इस इंडस्ट्री में 10 से 15-20 साल हो चुके हैं, सर्टिफाइड है, और रिजल्ट्स हमेशा देखने को मिल जाते हैं, तो उनकी गाइडेंस में भी आप ले सकते हैं। जिस तरीके से आपको ट्रोल किया जाता है, रोज वीडियोस बन रही है, चाहे वो लक्ष्य चौधरी हो, क्रेजी दीप हो, सम्राट हो, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो रोस्टर है, उनका काम है रोस्ट करना, पर आपने अगर वो वीडियो अगर आपने ढंग से देखा, अभी मैंने वो बात भी की, तो वो सिर्फ अपना कंटेंट बना रहे हैं। इवन कंटेंट के बीच में वो शायद प्रोबो ऐप को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो आप देखिए, एक व्यक्ति ऐसी चीज के साथ का सहारा लेके या ढाल बना के किसी के ऊपर कुछ रोस्ट कर रहा है, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी सच्चाई कर रहा होगा, कितना झूठ। और उनका जो नीच है काम करने की, वो रोस्टिंग ही है। तो जाहिर सी बात है वो मेरे नेगेटिव चीजों को ही निकालेंगे, पॉजिटिव तो करेंगे ही। हमेशा आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड देखा है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसको लोग फॉलो करते हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी एक इमोशनल साइड भी तो जरूर होगी। देखिए, जो सिर्फ मेरी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान है उसमें तो सारी चीजें होती हैं, इमोशंस भी होते हैं, स्टिकनेस भी होते हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की वो एक बैलेंस बनाकर किस तरह चलता है। आप फैमिली में हैं तो आपको एज अ फैमिली मैन की तरह रहना चाहिए। आप सोसाइटी में हैं तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां सोसाइटी की होती हैं। फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स आप चिल आउट करते हैं। वर्क प्लेस में जो आपका काम है, डिसिप्लिन है,
आप अकॉर्डिंगली रहना चाहिए। आपकी फैमिली लाइफ के बारे में किसी को ज़्यादा नहीं पता कि जिस तरीके की आप पर्सनालिटी हैं, तो आपको कई बार डर लगता है कि आपकी फैमिली को भी वो नुकसान पहुंचा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो फैमिली को मैं, हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि फैमिली को थोड़ा सा अवॉइड करूं ये सोशल एक्सपोजर से। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है ना, डीलिंग के अंदर मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीजें होंगी। और एक अधिकारी की फैमिली पर उंगली उठाना या नजर लगाना अपने आप में बहुत गलत चीज है। वो स्ट्रेंथ होगी आपकी फैमिली आपकी। हाँ, एग्जैक्टली। देखिए, हर किसी को पसंद है। थाराबाई जोगिंदर के साथ आपकी पहले इनिशियली कंट्रोवर्सीज रही थी, फिर उसके बाद आपने उसका पॉडकास्ट किया, उसको अपने शो पे बुलाया, जो आपका अपना शो है पूछताछ करके। देखिए, जो थाराबाई जोगिंदर का मैंने ऐसा कोई अगेंस्ट जैसे कुछ नहीं बोला होगा, जहां तक मुझे याद है कभी, क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ किसी भी तरह की कंट्रोवर्सीज हो। और जो पॉडकास्ट की बात है, तो हमने इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट उसके साथ किया। तो उसको अगर आपने पॉडकास्ट को देखा होगा, तो वो एक अवेयरनेस बेस्ड पॉडकास्ट है कि स्टोर से क्या चीजें लेनी चाहिए, आपको एक्सपायरी कैसे चेक करनी है, क्या चीजें यूज करनी है, क्या नहीं करनी, स्मोकिंग आपको किस लेवल। क्योंकि मेरा कोई भी कंटेंट जो आता है वो कहीं ना कहीं मैसेज के साथ आता है। बिल्कुल, मैंने आपके सारे पॉडकास्ट देखे हैं। जो पॉडकास्ट भी हैं वो इंफॉर्मेटिव है, उसमें लीगलिटीज हैं कि आपके डे टू डे लाइफ में कोई चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं, आपकी लीगल राइट्स क्या हैं, अवेयरनेस क्या है। तो मेरे पूछताछ की थीम भी वही। आपका जो ये सारा सेटअप है वो आपने कहाँ बनाया हुआ है? ये नियर बाय मेरे घर पे है, यहाँ मेरा जिम है, ये सारे सेटअप उधर है। साहिल खान के साथ आपका क्या कनेक्शन है, क्योंकि उनकी और आपकी भी बहुत चर्चा रही हुई है। जो साहिल भाई हैं वो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है। और 2020 में मैंने पहली बार उनकी कंपनी के साथ ही फिटनेस इंडस्ट्री में कदम रखा। उन्होंने अप्रोच किया कि हमारी कंपनी को एज अ ब्रांड एम्बेसडर आप करो। आपका जो ये सप्लीमेंट्स है उन्हीं के साथ आपका बिजनेस इन्वॉल्व है? नहीं नहीं, उनका अलग था, उनका डिवाइन न्यूट्रिशन था। लेकिन ये बाद में हमने इसको थोड़ा सा एक्सपोजर दिया, अपना लेकर आए। तो फिटनेस के मामले में जो साहिल खान है वो कहीं ना कहीं एक, आप जानते हैं, एग्जाम्पलरी हैं। मेरी अक्सर मुलाकात भी होती है उनसे, और जितना मैं उन्हें जान पाया वो वर्क ओरिएंटेड बहुत है। मुझे बहुत सी जगह गाइडेंस भी मिली, उनका प्यार भी मिला कि क्या सही है क्या नहीं है। तो क्योंकि मैं स्टेज तकरीबन 18 मेडल है मेरे पास, तो उन्होंने ही मेरे को कहीं ना कहीं गाइड किया कि दीपक भाई आप कब तक स्टेज करोगे, आप एक बार मिस्टर इंडिया बन गए, 2 बार बन गए, बार बार आपको स्टेज पे जाना है। एक बार आप मिस्टर इंडिया बन गए, फेम दे लिया, फिर साइड हो जाओ। कल को अगर आप नहीं बन पाए तो कोई फायदा नहीं है, आप ऑलरेडी फेमस हो गए हो, तो फिर साइड हो जाओ, दूसरी चीज की तरफ आगे बढ़ो। तो इस तरह की चीजें मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हाँ, इनसे सीखने को मिलेगा। और आज की डेट में अच्छा बॉन्ड है हमारा, आपस में डिस्कशन भी रहता है चीज़ों को लेकर। इतना फेमस होने के बाद आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं? देखिए, मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि आप अपना जो 24 घंटे उसका टाइम मैनेजमेंट अगर आप तरीके से करेंगे, चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जितने भी सबल बिजनेसमैन हैं, अंबानी जी की बात करें, गिरी की भी हम बात करें, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं उनका जो डे रूटीन है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है और रात को तकरीबन 11 बजे तक, 12 बजे तक लोग काम करते हैं, जितना मैं जान पा रहा हूँ। और कॉमन मैन या हमारे यंगस्टर आजकल क्या करते हैं, उनका जो डे रूटीन है वो सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है, 10 बजे वो सोकर उठते हैं, 11 बजे फ्रेशन अप होते हैं, फिर अपना दिन शुरू करते हैं और रात को 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कहीं जाकर सोते हैं। तो इसको थोड़ा सा अगर वो वेल मैनर्ड अगर वो रखें तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी होंगी। जो प्रोडक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ आती है। आप रात को 10 बजे, 11 बजे क्या प्रोडक्टिविटी निकालेंगे, सिर्फ फोन को आप स्क्रॉल करते रहेंगे। आज का जो हमारा यूथ है, जो डेटा एनालिसिस भी था, 3 से 4 घंटे कम से कम फोन चलाता है। ये तो एवरेज है, मतलब लोग सोशल मीडिया पे ही रहते हैं। कहीं ना कहीं ये चीजें गलत हैं, कट डाउन होनी चाहिए। और जो यंगस्टर एज है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बच्चा 2 साल सिंसियरिटी के साथ अपने करियर को दे तो वो उसकी लाइफ हो जाती है 20-22 साल की एज के टाइम पर, और उसके बाद वो जी सकता है जिस भी तरीके से। मैं अपनी भी अगर बात करूं तो एट द एज ऑफ 18
मैंने अपना एयरफोर्स में पहली जॉब मैंने स्टार्ट की थी। अच्छा, यू आर एन एयरफोर्स ऑफिसर। अब मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि वो पैन इंडिया ट्रांसफरेबल जॉब थी। फिर तैयारी में करता रहा। ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल मैंने तैयारी की। मैंने 6 एग्जाम उस टाइम क्लियर की। और ये 7वीं जॉब थी मेरी। अच्छा। मैं कोई 21 साल की एज में एज अ जेलर अपॉइंट हुआ। क्या रोड मैप रहता है एज अ जेलर और क्या क्राइटेरिया था जिससे आप जेलर अपॉइंट हुए? देखिए, एक ग्रेजुएशन बेस्ड रहती है, ओपन कंपटीशन है, आपका रिटर्न है, उसके बाद फिजिकल है, आपका मेडिकल है, इंटरव्यू में रिटर्न। उस समय 2 टायर होता था, आपको मेंस लिखना पड़ता था पूरा, लेकिन अब तो ऑब्जेक्टिव है। तो ये इसका छोटा सा एक प्रोसीजर है एग्जाम का। और मुझे लगता है कि 2 साल सिर्फ एज अ जेलर में आप किसी भी एसएससी यूपीएससी किसी भी एग्जाम को आप देंगे तो 2 साल में आपका करियर सेट है। जिम जाना भी मैंने अपनी जॉब लेने के बाद शुरू किया। उससे पहले वो जिम पता नहीं था क्या होता है। अच्छा, पहले आपको कोई बॉडी बनाने का शौक नहीं था? एट द एज ऑफ 27 मैंने जिम में पहली बार कदम रखा। तो थोड़ा सा अगर ओरिएंटेड रहे, अपने टाइम का 100% अगर निकाले, ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं, और फिर जब सक्सेस आनी शुरू होती है ना, तो आपको सक्सेस से प्यार भी हो जाता है। तो ये एक ऐसा शेर है सक्सेस, जो मुझे लगता है कि जिसकी सवारी करना सबको पसंद है, कोई उससे उतरना नहीं चाहेगा। तो फिर वो अपने आप ही हैबिचुअल हो जाते हैं, हम लोग रूटीन में आ जाते हैं। या अपनी ये बात करूँ मैं, कल सुबह मैंने कानपुर से ट्रैवल किया, इसके बाद मैंने शाम को इवेंट किया, कल रात को मैं 3 बजे के आसपास सोया, लेकिन आज सुबह वही रूटीन था। तो कहीं ना कहीं सक्सेस से जब प्यार होना शुरू हो जाता है, हिम्मत आ जाती है जब सक्सेस आपको फॉलो कर रहा होता है। जब आपको रिजल्ट आने शुरू होते हैं, तो फिर आप अपने आप अटेंटिव हो जाते हैं। आप इन्फ्लुएंसर भी बन गए, आपने अपना ब्रांड भी सप्लीमेंट्स का लॉन्च कर लिया, तो ये सब क्यों करने की ज़रूरत पड़ी आपको? एज एन ऑफिसर, एज अ ब्यूरोक्रेट, जो एक जेलर है उसकी सैलरी कम होती है, क्या ये वजह थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरे को लगता है कि जो मैं अक्सर अपने टैगलाइंस में लिखता हूँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये भी मैंने देखा है कि आप हमेशा लिखते हैं जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लाइफ में, सबको अपना पोटेंशियल पता है, शिल्पा को भी पता है, दीपक शर्मा को भी पता है कितना है। तो जितना आप अपने जीवन को निचोड़ सकते हो, बेस्ट टू बेस्ट आप निकाल सकते हो, उतना निकालना चाहिए। ग्रूम करना सबका राइट है। तो मुझे ऐसा लगता है, और मैं एडवाइस भी करूंगा कि लाइफ को जितना अच्छे से आप खेल सकते हो, जितनी अच्छी बैटिंग आप कर सकते हो, उतनी अच्छी करनी चाहिए। आप इन्फ्लुएंसर भी अच्छे हैं, आप यूथ आइकन भी अच्छे हैं, एज अ जेलर भी आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर आज के समय में आपको ये ऑप्शन दिया जाए, मतलब आपको बोला जाए कि यू हैव टू चूज ओनली वन थिंग, या तो इन्फ्लुएंसर बन जाओ या तो जेलर बन जाओ, तो क्या चूज करेंगे आप? देखिए, दोनों चीजें कनेक्टेड है, और मुझे नहीं लगता कि मेरी एक प्रोफाइल मेरी दूसरी प्रोफाइल को कहीं ना कहीं हैम्पर करती है। और अब तो आदत हो गई है इस तरह से जीने की। शुरुआती दौर में मुझे लगता है हर्डल्स आते हैं, और जब आप प्रो हो जाते हैं, प्लेयर हो जाते हैं, तो ये चीजें बहुत पीछे रह जाती है कि इसको चूज करना है, उसको नहीं करना। तो मुझे लगता है कि अभी तक बैलेंस बना है, 4-5 साल हो चुके हैं बैलेंस करते हुए। तो आगे तो और एडवांसमेंट आएगा, और ज्यादा निखार भी लेकर आएंगे अपने अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें को भी ए या बी में से चूज करनी पड़ेगी। सुना गया है कि लॉयर हो या फिर पुलिस ऑफिसर, उनकी दोस्ती महंगी पड़ती है, ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए, ये प्रोवर्ब है, पुराने समय की बनी हुई है। एक टाइम था ऐसा, जब लोग इतने एजुकेटेड नहीं थे, राइट्स नहीं पता थे, अपने ड्यूटीज का नहीं पता था, तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं एक अलग रौब रहता था। और आज की डेट में आप देखेंगे, इतनी ट्रांसपेरेंसी है, हमारे जो भी सीनियर ऑफिशियल्स आते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए वो करके जाते हैं। आप आज की डेट में घर बैठे FIR या कंप्लेंट्स आप डाल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पुलिस को लेके ये जो मिथ है, ये जो माइंडसेट है अभी है, लेकिन हाँ, प्रूवर बना हुआ है, तो उसका क्या कर सकते। काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के साथ मैंने आपको हमेशा उठते बैठते देखा है, उनके साथ इवेंट्स पे जाते हुए देखा है, और लेटेस्ट अभी जो एक वायरल वीडियो में चंद्रिका जी फेमस हुई हैं, वड़ा पाव गर्ल, उसके साथ भी आपके अच्छे रिलेशंस हैं और उनको भी आप काफ़ी प्रमोट करते हैं। हाँ, नहीं, देखिए, जानकार नहीं है, एज ए इन्फ्लुएंसर हमारी मुलाकात हुई, और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन भी थी। और बाकी ट्रोल कर रहे हैं लोग कि ऐसा रहा वैसा रहा, ड्रामा क्यों नहीं, ये सब चीजें। वो भी बड़ी कंट्रोवर्सीज में रही, बड़ी सड़कों पे मारपीट, लड़ाई, गाली गलौज भी हुआ है उनके साथ, बट बीइंग अ वुमेन आई हैट्स ऑफ टू हर। और जिस तरीके से उन्होंने नेम फेम किया, तो आई एम श्योर उनको ट्रोल करने के लिए और उनको नीचे खींचने के लिए भी बहुत लोग आगे आ रहे होंगे। आप बड़ा छोटा सा इसमें
क्लियर कट है कि अगर उन्होंने फेम लिया या कुछ भी है, अभी बिग बॉस के अंदर हो गई, अभी अमिताभ बच्चन जी से वो मिली, तो ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, ये पूरी स्क्रूटनी करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने स्क्रूटनी की होगी, इनकी बायोग्राफी चेक की होगी, सारी चीजें देखने के बाद इनको प्लेटफॉर्म पे उतारा होगा। मुझे लगता है कि ये अपने आप में पूरा साक्ष्य कंप्लीट है कि हाँ मेहनत तो उन्होंने जरूर की है, और मेरे साथ वो पॉडकास्ट में भी थी, तो जितना मैंने जाना तो उन्होंने वीडियोस तो बहुत पहले से बनाती हैं, पर कुछ पता नहीं होता सोशल मीडिया पे कौन सी चीज कब क्या वायरल हो जाए। तो वो वायरल होनी शुरू हुई। अच्छा, लोगों को फिर ऑब्जेक्शन भी होता है कि आज मैं पूरी तरह से संपन्न हूँ, पर मेरे संपन्न होने के बाद भी सामने वाला व्यक्ति जो कुछ नहीं था वो मेरे से ऊपर जा रहा है। तो जेलसी फैक्टर कहीं ना कहीं रहा, आपस में वो झगड़े वो सोशल मीडिया पे हमने देखे भी, और उन्हीं चीजों को लेकर थोड़ा जो भी है वो ट्रॉल भी हुए। पर ठीक है, अपना कम से उन्होंने अच्छा सेटअप किया, एक रेडी से एक शॉप तक पहुंचे, बिग बॉस तक पहुंचे। बहुत बड़ा सफ़र उन्होंने, आई रियली अप्रिशिएट हर। सर, अभी देखा जा रहा है कि ड्रग एडिक्शन भी दिल्ली में भी बढ़ता जा रहा है, तो एक ऐसा कोई आपकी तरफ से मैसेज जो यूथ सुन के उसको फॉलो कर सके? देखिए, अगर ड्रग एडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो यूथ है, यूथ को कहीं ना कहीं इसके अंदर सबसे पहले तो फैमिली फैक्टर बहुत मैटर करता है कि फैमिली के कितने ऑब्जर्वेशन में उनका बच्चा है। फैमिलीज आजकल न्यूक्लियर हो चुकी हैं, जो मदर फादर हैं दोनों वर्किंग हैं, इतना ध्यान नहीं देते। फिर दूसरा सोसाइटी है, सोसाइटी में आप किस सर्कल के अंदर है, फिर कहीं ना कहीं अपनी खुद को लेकर जिम्मेदारी भी है। जो हमारा यूथ है, मेरे को ऐसा लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दे, सबसे पहले अपनी फिटनेस पर ध्यान दे। निश्चित मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि अगर आपकी फिटनेस अच्छी है, आप 200 रुपये का टी शर्ट भी अगर आप डालेंगे वो 2000 का नजर आएगा, और आपकी फिटनेस बिल्कुल वो ऐसी है तो आप चाहे बैलेंसिया डालें, लुइस डालें, कुछ भी डालें, तो वो ग्रेसफुल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखें, फिटनेस सारी चीजें एक तरफ है, आपकी जो फिटनेस है वो लाइफ टाइम चलनी है, जो 60-70। तो इससे जितना प्यार आप कर सकते हैं, अच्छी चीजें अपनी बॉडी के अंदर डालें। ऊपर तो हम पहनते हैं, पूमा पहनते हैं, एडिट पहनते हैं, सब कुछ, और अंदर हम क्या गंदगी लेकर घूम रहे हैं। सोच कैसे बदल सकते हैं? देखिए, ये तो अवेयरनेस आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, इन्हीं के माध्यम से पहुंचेगी। अब सपोज इट हमारा ये एपिसोड अगर 1000 बच्चे भी देखते हैं, 1000 में से अगर 100 बच्चे भी इसको फॉलो करते हैं, तो इसी तरीके से, और कोई आज एक इसको फॉलो करेगा, वो तो लोगों को बताएगा, 4 को बताएगा। तो अवेयरनेस तो इसी तरीके से आ रही है। दीपक जी, इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले ऐसी कोई 3 चीज़ें जो हर महिला को पता होनी चाहिए, अगर वो किसी मुसीबत में फंस गई हैं या किसी मुसीबत का सामना कर रही हैं, तो उनको क्या ऐसी 3 चीज़ें जो पता होनी चाहिए, और ऐसा कौन सा मैसेज है जो उनके पास होना चाहिए? आप देखिए, मोबाइल ऑलमोस्ट सभी लोगों के पास है, तो जो मोबाइल है, मोबाइल में इमरजेंसी डायल लिस्ट हमेशा वो रखें। अपने जो 4-5 लोग हैं जिन पर भरोसा करते हैं, उनको इमरजेंसी डायल लिस्ट में रखें, कांटेक्ट में रहें। और दूसरा, ये जो एक एप्लीकेशन है गवर्नमेंट की, मैंने अभी बताया अभी, 112, उसको इंस्टॉल करें। उसके अंदर एक ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो नियर बाय पुलिस स्टेशन में वो मैसेज आएगा, लोकल पुलिस भी आपकी मदद के लिए पहुंचेगी। और कहीं ना कहीं एक आपका खुद का सेंस भी होता है कि रात में ट्रैवल करना है तो किस तरह से करना है, दिन में करना है, किस जगह नहीं जाना, किस जगह जाना है। तो थोड़ा सा अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड आप रखेंगे तो ये अनअवॉइडेबल जो चीजें ये आपसे बता देगी। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें कर, बट कहीं ऐसी बातें हैं जो अभी भी रह गई होंगी, और मैं अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि दीपक शर्मा जी काफ़ी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, और क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका हो सकता है वो रिप्लाई भी कर रहे हो। बहुत मैंने देखा है जिस तरीके से आप इंटरेक्शन रखते हैं सोशल मीडिया पे, सो दैट्स वाई पीपल आर कनेक्टेड टू यू। रिप्लाई का ऐसा है कि अगर मैं बिल्कुल ही डिस्क्रीट मोड में चला जाऊंगा तो इंटरेक्शन अगर बंद होगा तो एक्सचेंज ऑफ थॉट्स नहीं होगा। तो जो नए लोग हैं उनको कहाँ इंस्पिरेशन, मैंने कोई कंटेंट डाल दिया उसके बाद मैं साइलेंट हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उस पर
100 कमेंट है 200 कमेंट है तो ज्यादा नहीं 10% 20% लोगों के साथ इंटरेक्शन मुझे लगता है होना चाहिए, होना चाहिए। एक लाइवली चीजें हो जाती हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वक्त निकाला हमारे शो कॉफ़ी अनफिल्टर्ड पे आने के लिए, और जिस तरीके से इन्होंने आज हमें गाइड किया, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सबको बैलेंस करके रखना चाहिए। चाहे वो वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करी हो, चाहे वो जेल के अंदर किस तरीके से जेलर को काम करने का मौका मिलता है, सब बातें इन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताई हैं। और इनका एक ही हैशटैग है, काम करो नाम करो। जिन्होंने भी ये पॉडकास्ट देखा है, मुझे ऐसा लगता है उनको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। Thank you so much for coming to my show. Please do subscribe our channel. We are trying our best to get you best of the information through our podcast. और जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अच्छे गेस्ट हम आपके बीच में लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।